ज़रा सोच कर देखिए, आपने बैंक या शेयर बाजार में पैसा लगाया और एक ही साल में वो डबल हो गया। ये स्कीम सुनने में कितनी मस्त लगती है ना, लेकिन ये सच में हो गया है। गोल्ड ने पिछले एक साल में बिल्कुल यही चमत्कार कर दिखाया है। फरवरी 2025 में जो सोना 81,000 प्रति 10 ग्राम पर था, वो अब फरवरी 2026 में 1,75,000 रुपए तक पहुंच गया है। यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर पूरे 116% का उछाल, जिसने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के भी होश उड़ा दिए हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सोने की चमक के आगे सब कुछ फीका पड़ गया है। जहां शेयर मार्केट हाँफ रहे हैं, वहीं सोना रॉकेट की तरह आसमान कैसे छू रहा है। क्या ये सिर्फ हमारे देश की आम महंगाई का असर है या फिर शादियों के सीजन में भारी डिमांड का? सच तो ये है कि इसका हमारी लोकल मार्केट से कोई खास लेना देना है नहीं। असली कहानी तो भारत के बाहर लिखी जा रही है, जिसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ रहा है। इस वक्त दुनिया के कई कोनों में बारूद सुलग रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध 4 साल से चल रहा है। शांति की तमाम कोशिशों और बातचीत के दिखावे के बावजूद रूस लगातार यूक्रेन के शहरों और पावर प्लांट्स पर मिसाइलें बरसा रहा है। जब भी कोई युद्ध लंबा खिंचता है तो शेयर बाजार डगमगाने लगता है और दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा सुरक्षित करने के लिए भागने लगते हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट तो सुलगता हुआ ज्वालामुखी बना हुआ है। गाजा में शांति और युद्ध विराम हुआ तो अब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने पूरी तरह ईरान की घेराबंदी कर दी। इसके साथ ही ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तनातनी भी एक अलग ही ग्लोबल टेंशन का माहौल बना रही है। फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी जंग की आहट सुनाई दे रही है। जब दुनिया के इतने सारे अहम हिस्सों में गोलियां चल रही हो और मिसाइलें गिर रही हो, तो अर्थव्यवस्था में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। ऐसे वक्त में बड़े बड़े देशों के रिजर्व बैंक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स कागजी नोटों या कंपनियों के शेयर्स पर भरोसा नहीं करते। उन्हें बस एक ही चीज पर यकीन होता है और वो है सोना। इसी ग्लोबल पैनिक और सुरक्षित निवेश की भूख ने अचानक सोने की डिमांड को इतना बढ़ा दिया है कि कीमतों ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त कई ऐसे मोर्चे हैं जहां छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। चलिए एक एक करके दुनिया के इन सुलगते हुए कोनों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना मोर्चा है रूस और यूक्रेन का, जहां जंग अभी चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है। अगर आपको लगता है कि रूस थक गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त रूस का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। तमाम झटकों और भारी नुकसान के बावजूद रूस अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री को पूरी ताकत से चला रहा है और नई नई मिसाइलों से लेकर खतरनाक ड्रोन तक बना रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन पूरी तरह से पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप की मदद पर टिका है। वहां रोज मिसाइलें गिर रही हैं, आम लोगों की जान जा रही है और शांति की कोई पक्की उम्मीद अभी तक नजर नहीं आ रही है। अब आते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक बारूद के ढेर यानी कि मिडिल ईस्ट पर। यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक नाजुक सा युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हालात बहुत खराब है। इजराइल ने गाजा के साथ साथ लेबनान और सीरिया में भी अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं और वहां लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डर अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी है। लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों पर दोनों देशों की सेनाएं और युद्धपोत आमने सामने हैं। अगर इस अहम तेल के रास्ते पर एक भी गलती हुई तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के लिए हाहाकार मच जाएगा। अपने पड़ोस में देखें तो ड्यूरेंड लाइन का तनाव एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खून खराबा रुकने का नाम नहीं ले रहा।
पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। इसके जवाब में बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी गोलाबारी और खूनी झड़पें हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा है और दूसरी तरफ वो तालिबान के साथ एक नया और खतरनाक युद्ध मोल ले रहा है। उधर चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। चीन के लड़ाकू विमान और जहाज रोजाना ताइवान के बॉर्डर के पास घुसपैठ कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसी साल यानी कि 2026 में चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एक अलग ही फिल्म चल रही है। वहां जनवरी 2026 में अमेरिका ने मिलिट्री इंटरवेंशन करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया और न्यूयॉर्क ले जाकर जेल में डाल दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया कि अमेरिका किसी भी देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को पकड़ सकता है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर कर दी। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि बर्फ से ढके हुए इस शांत इलाके पर भी कब्जे की जंग शुरू हो सकती है। ट्रंप ने यूरोप के देशों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं दिया तो वो उन पर 25% तक का भारी टैरिफ लगा देंगे। यूरोप भी झुकने को तैयार नहीं है। इस दबाव के जवाब में स्वीडन और कई यूरोपीय देशों ने आर्कटिक इलाकों में अपनी सेनाएं और गश्ती मिशन बढ़ा दिए हैं। बर्फ के इस ठंडे रेगिस्तान में अब हथियारों की गर्मी महसूस होने लगी है। और जब भी दुनिया में युद्ध के बादल मंडराते हैं तो सबसे पहला असर हमारी जेब और बाजार पर पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ डूब रहा होता है तो गोल्ड ही क्यों चमकता है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि 10 बहुत ही सीधे आर्थिक सिद्धांत यानी कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला, क्राइसिस कमोडिटी और सेफ हेवन यानी कि संकट का साथी। जब शेयर बाजार धड़ाम होता है और करेंसी की वैल्यू कागज के टुकड़े हो जाती है तो निवेशकों में डर बैठ जाता है। ऐसे में वो अपना पैसा उस जगह लगाते हैं जो सुरक्षित हो। सोने को सेफ हेवन कहा जाता है क्योंकि जब दुनिया की हर चीज अपनी कीमत खो रही होती है तब सोना ही इकलौता ऐसा एसेट होता है जो अपनी वैल्यू बरकरार रखता है और लोगों को डूबने से बचाता है। नंबर 2, इन्फ्लेशन हेज यानी कि महंगाई की ढाल और फिएट करेंसी यानी कि कागजी मुद्रा। युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। जब सरकारों के पास पैसा खत्म होने लगता है तो वो अपनी मशीनें चलाकर अंधाधुंध नए नोट छापने लगती हैं। जितने ज्यादा नोट छपते हैं उनकी कीमत उतनी ही गिर जाती है और भयानक महंगाई आ जाती है। लेकिन सोने को कोई मशीन नहीं छाप सकती, इसकी सप्लाई तो लिमिटेड है। इसलिए जब पैसे से लोगों का भरोसा उठ जाता है तो सोना उनके लिए महंगाई से बचने की सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। नंबर 3, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन यानी कि सप्लाई चेन का टूटना। युद्ध का सबसे पहला असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ता है। जैसे ही रूस यूक्रेन या मिडिल ईस्ट में हमले होते हैं तो तेल, गैस और अनाज जैसी जरूरी सामानों की सप्लाई रुक जाती है। जब फैक्ट्रियों तक कच्चा माल नहीं पहुंचता तो उत्पादन गिर जाता है और सामान की किल्लत होने लगती है। इस किल्लत से बाजार में चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। जब कंपनियों का मुनाफा गिरता है तो शेयर बाजार क्रैश कर जाता है। ऐसे में अपना पैसा बचाने के लिए बड़े फंड हाउस तुरंत शेयरों को बेचकर गोल्ड में पैसा डाल देते हैं, जिससे सोने के दाम और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 4, लिक्विडिटी और पोर्टेबिलिटी यानी कि नगदी और आसानी से साथ ले जाना।
युद्ध के समय जब लोगों को अपना घर-बार छोड़कर रिफ्यूजी बनना पड़ता है, तो उनके बैंक अकाउंट्स, एटीएम्स और जमीन जायदाद सब धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसे हालात में सोना ही जान बचाने और देश में नया जीवन शुरू करने का इकलौता जरिया बनता है। इसे आसानी से कपड़ों में छिपाकर ले जाया जा सकता है और दुनिया के किसी भी कोने में इसे तुरंत बेचकर कैश या खाने पीने का सामान लिया जा सकता है। नंबर 5, सेंट्रल बैंक बाइंग यानी कि सरकारों की सोने की भूख। जब दुनिया में युद्ध होता है तो सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि देशों के रिजर्व बैंक भी डरे हुए होते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2025 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने कुल 863 टन सोना खरीदा। पोलैंड, चीन और भारत जैसे देशों ने अपने खजाने भरने शुरू कर दिए हैं। जब दुनिया के सबसे बड़े बैंक ही भारी मात्रा में बाजार से सोना उठाने लगे तो सप्लाई कम हो जाती है और सोने के दाम का रॉकेट बनना तय हो जाता है। नंबर 6, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कनेक्ट यानी ब्याज दरों का टूटना। इकोनॉमिक्स का एक पुराना नियम है कि जब बैंकों में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो लोग सोना बेचकर पैसा बैंकों में रखते हैं ताकि उन्हें ब्याज मिल सके। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन युद्ध की स्थिति में ये नियम टूट चुका है। ब्याज दरें ऊंची होने के बावजूद लोग और सरकारें बैंकों में पैसा रखने की जगह सोना खरीद रही हैं। ये दिखाता है कि युद्ध का डर ब्याज के मुनाफे से कहीं ज्यादा बड़ा है। नंबर 7, डी-डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर से दूरी। आमतौर पर डॉलर और सोने का रिश्ता उल्टा होता है, यानी कि अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोना गिरता है और डॉलर कमजोर होता है तो सोना चढ़ता है। लेकिन युद्ध के समय एक अजीब चीज होती है, दोनों ही बढ़ने लगते हैं। इसकी वजह है डी-डॉलराइजेशन, यानी कि जब अमेरिका दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाता है तो कई देश अपनी तिजोरी में डॉलर रखने से डरने लगते हैं। वो अमेरिकी सिस्टम से बचने के लिए तेजी से अपना डॉलर बेचकर सोना खरीदने लगते हैं, जिससे सोने की डिमांड अचानक आसमान छूने लगती है। नंबर 8, साइकोलॉजी ऑफ टेंजिबल एसेट यानी कि ठोस संपत्ति का मनोवैज्ञानिक भरोसा। डिजिटल दुनिया में हमारा सारा पैसा सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स हैं, लेकिन जब युद्ध के कारण इंटरनेट या बैंक का सर्वर डाउन हो जाए तो वो नंबर्स गायब हो सकते हैं। इंसान की साइकोलॉजी ऐसी है कि संकट के समय उसे ऐसी चीज पर भरोसा होता है जिसे वो अपने हाथ में पकड़ सके, जिसे वो देख सके, जिसे वो छू सके। और सोना ऐसी ही एक ठोस संपत्ति है जो बैंक बंद होने पर भी आपके पास सेफ रहता है। नंबर 9, जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम यानी कि भौगोलिक तनाव की अतिरिक्त कीमत। शेयर बाजार में जब किसी कंपनी की कमाई बढ़ती है तो उसका शेयर बढ़ता है, लेकिन सोने के साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम नाम का एक अलग ही थर्मोमीटर काम करता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जब भी कोई नया तनाव शुरू होता है तो बड़े निवेशक किसी बुरी खबर का इंतजार नहीं करते। वो पहले से ही सोने में अंधाधुंध पैसा झोंकना शुरू कर देते हैं। इसे डर की कीमत या रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। आज के समय में सोना सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि इस भविष्य के डर और दुनिया के बंटवारे की कीमत वसूल रहा है। नंबर 10, इंटरजेनरेशनल वेल्थ प्रिजर्वेशन यानी कि पीढ़ियों की संपत्ति को बचाना। जब दुनिया में कहीं युद्ध होता है और सिस्टम के क्रैश होने का खतरा पैदा हो जाता है तो सबसे ज्यादा डर उन लोगों को लगता है जिनके पास पुश्तैनी या बहुत बड़ी संपत्ति है। वो सोचते हैं कि अगर कल को उनका देश हार गया या उनकी करेंसी पूरी तरह से डूब गई तो उनकी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा।
कागजी संपत्तियां कुछ ही दिनों में शून्य हो सकती हैं, लेकिन सोना इकलौती ऐसी चीज है जो हजारों सालों तक पीढ़ियों के दौलत ट्रांसफर करने का सबसे पुख्ता साधन रहा है। अमीर लोग अपनी संपत्ति को दशकों और पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने के लिए सोने को अपने पोर्टफोलियो का सबसे अहम हिस्सा बना लेते हैं, जिससे बाजार में सोने की परमानेंट डिमांड बन जाती है। और इस बात का गवाह इतिहास है। जब जब दुनिया में त्राहिमाम मचा है, सोने ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। आज तो हम सोने की कीमतों में आग देखते हैं। वो कोई नई बात नहीं है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें संकट और गोल्ड रश की पूरी टाइमलाइन नजर आएगी। 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महान मंदी से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। उस वक्त बैंक्स डूब रहे थे और लोग अपना पैसा निकालने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे। ऐसे हालात में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1933 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102 नाम का एक कड़ा कानून पास कर दिया, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने अपनी ही जनता से उनका सोना जब्त करना शुरू कर दिया। आम लोगों के लिए घर में सोने के सिक्के या बिस्किट रखना गैरकानूनी बना दिया और उन्हें अपना सारा सोना सरकार को बहुत सस्ते दाम पर सौंपना पड़ा। सरकार को मंदी से निपटने के लिए अपने खजाने में सोने की सख्त जरूरत थी, जिसने कागजी मुद्रा के मुकाबले सोने की असली ताकत को दुनिया के सामने ला दिया। इसके बाद आता है साल 1971 का वो ऐतिहासिक पल जिसे इकोनॉमिक्स की दुनिया में निक्सन शॉक कहा जाता है। उस समय तक अमेरिका का डॉलर सीधे तौर पर सोने से जुड़ा हुआ था, यानी कि आप डॉलर देकर सरकार से असली सोना ले सकते थे। मतलब डॉलर गिरा तो सोने के दाम भी गिर जाते थे। लेकिन वियतनाम युद्ध में भारी खर्चा हुआ और दूसरे देशों ने अपना सोना वापस मांगा। इस दबाव से अमेरिकी सरकार बुरी तरह घबरा गई। तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने रातों रात ये फैसला लिया और डॉलर को सोने से पूरी तरह अलग कर दिया। जैसे ही सोने से डॉलर की ये बंदिश हटी, सोने ने आजाद होकर इतिहास की सबसे बड़ी छलांग लगाई। 1970 के पूरे दशक के दौरान सोने की कीमतों में लगभग 2000% की भयंकर उड़ान देखने को मिली, जिसने दुनिया भर के निवेशकों को हैरान कर दिया। फिर दौर आया 1989 और 1980 का, जब मिडिल ईस्ट और एशिया में बारूद सुलगने लगा। एक तरफ ईरान में इस्लामिक क्रांति हो रही थी, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया। इस दोहरे संकट ने दुनिया भर में कच्चे तेल की भारी किल्लत पैदा कर दी और भयंकर महंगाई आ गई। ग्लोबल पैनिक और महंगाई के उस डरावने माहौल में निवेशकों ने शेयर बाजार छोड़कर सोना खरीदना शुरू कर दिया। इस खौफ का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर सोने की कीमतों में करीब 280% का भारी इजाफा हुआ। जनवरी 1980 में सोना पहली बार $850 प्रति औंस के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। इतिहास का पहिया फिर घूमा और साल 2008 में अमेरिका की लेमन ब्रदर्स बैंक दिवालिया हो गई। इस एक घटना ने पूरी दुनिया में भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा कर दी, जिससे शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गए। बड़ी बड़ी कंपनियों में ताले लगने लगे और करोड़ों लोगों की नौकरियां रातों रात चली गई, जिससे पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ गया। सरकारों ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मशीनें चलाकर अंधाधुंध नए नोट छापने शुरू कर दिए। अपनी डूबती हुई पूंजी को बचाने के लिए निवेशकों ने फिर से उसी पुराने और भरोसेमंद सोने की तरफ रुख किया। इस संकट के बाद के कुछ ही सालों में सुरक्षित निवेश की इसी भारी डिमांड के चलते सोने की कीमतें लगभग डबल हो गई। और अब बात करते हैं हमारे सबसे ताज़ा इतिहास की, जिसकी शुरुआत 2020 में कोरोना महामारी के खौफ के साथ हुई। जब पूरी दुनिया में सख्त लॉकडाउन लगा और अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप पड़ गईं, तो भविष्य को लेकर एक अनजाना सा डर पैदा हो गया।
इसी डर और पैनिक बाइंग ने इतिहास में पहली बार सोने को $2000 प्रति औंस के मनोवैज्ञानिक आंकड़े पर पहुंचा दिया। ये खौफ अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि 2022 में रूस और यूक्रेन का विनाशकारी युद्ध शुरू हो गया, जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया। इन सभी घटनाओं ने बार बार यही साबित किया है कि सोना ही लोगों के लिए सबसे बड़ी आर्थिक ढाल है। दुनिया भर में मचे इस बवाल के बीच एक बहुत ही डरावना आंकड़ा सामने आया है। साल 2025 से 2026 के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें $2600 से सीधा $5100 प्रति औंस तक पहुंच गई हैं। ये कोई आम उछाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ वॉर की आंधी है। ट्रंप के कड़े फैसलों ने निवेशकों को डॉलर छोड़कर सोने में पैसे डालने पर मजबूर कर दिया है। इस खौफ का आलम यह है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भी पीछे नहीं है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इन सेंट्रल बैंकों ने मिलकर 863 मीट्रिक टन सोने की रिकॉर्ड खरीदारी की है। जब दुनिया के सबसे बड़े बैंक ही नोटों पर भरोसा छोड़कर सोना खरीदने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय का खतरा कितना बड़ा है। ये इस बात का संकेत है कि दुनिया में बहुत बड़ा इकोनॉमिकल एंड जियोपॉलिटिकल भूचाल आने वाला है। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच भारत ने चुपचाप एक ऐसा गोल्डन चक्रव्यूह रच दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आरबीआई ने अपना गोल्ड रिजर्व 880 मीट्रिक टन तक पहुंचा दिया है। आज भारत के फॉरेक्स रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी लगभग 15% पहुंच गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि भारत अब किसी भी ग्लोबल क्रैश या डॉलर की मनमानी से डरने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, दशकों से भारत का करोड़ों का सोना ब्रिटेन की बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड की तिजोरियों में रखा हुआ था। लेकिन बदलते हालातों को देखते हुए आरबीआई ने 2023 से 2025 के बीच विदेशी तिजोरियों से अपना कुल 274 मीट्रिक टन सोना भारत वापस मंगा लिया है। ये 1991 के बाद सोने की सबसे बड़ी घर वापसी है। अब जब भारत समेत दुनिया भर के देश अपना खजाना सोने से भर रहे हैं और विदेशों से सोना वापस मंगा रहे हैं, तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, वो ये कि आने वाले समय में सोने की कीमत ऐसे ही बढ़ेगी। जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि साल 2026 के आखिर तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $6300 प्रति औंस के लेवल को भी छू सकता है। अब आप खुद सोचिए, अगर सोना इस लेवल तक पहुंच गया तो भारतीय बाजार में इसकी कीमत क्या होगी, और क्या आम आदमी अपने घर में सोना रखने का सपना पूरा कर पाएगा? इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि कैसे दुनिया भर में मची उथल पुथल, युद्ध की आहट और सरकारों की नीतियां सीधे तौर पर आपकी और हमारी जेब पर असर डाल रही हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट सच साबित होगी, और क्या इतनी तेजी से बढ़ती कीमतों के बाद आम आदमी के लिए अब सोना खरीदना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? आज के अनकही में इतना ही। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है अली। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।